हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर और जिसके अंदर एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं। हम पहले कर चुके हैं सेक्शन ए। अगर अभी तक आप लोगों ने सेक्शन ए की वीडियो नहीं देखी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन बी, जिसके अंदर अगेन 24 क्वेश्चन हैं और आपको पेपर में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हम यहाँ पर 24 के 24 क्वेश्चन करेंगे। और आई होप आपने सेक्शन ए अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन बी से। यस, यहां से तो क्या कहता है सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 25th क्वेश्चन। लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो वो एक सब्सटेंस एक्स में टूटता है प्लस लिबरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब उस सब्सटेंस में यानी कि इस प्रोडक्ट में जब हम दोबारा से वाटर ऐड करते हैं तो बनता है स्लेट लाइम। इन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है और स्लेट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले याद करिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये रिएक्शन पढ़ रखी है, हमने सेकंड चैप्टर में भी ये रिएक्शन पढ़ रखी है। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट डाल दूंगी, सो दैट आप वेरी कन्वीनियंटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है वहाँ की प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकें। तो सबसे पहले लाइमस्टोन का क्या फॉर्मूला होता है? दिस इज CaCO3, यानी कि इसका नॉर्मल केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कार्बोनेट होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही निकलेगी। तो कौन सा कब सब्सटेंस बच गया इसके पास? CaO बच गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, राइट। अब क्विक लाइम में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो बनती है स्लेट लाइम। स्लेट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्मूलाज बनाना भी नहीं सीखा है तो 9th क्लास में मैंने फॉर्मूलाज बनाने सिखाए हुए हैं। और अगर अभी तक आप लोगों को नहीं आते हैं तो 9th क्लास की जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं आई बटन पे डाल दूंगी। आप वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमने रिएक्शन कंप्लीट कर ली जो जो हमारे पास नॉलेज थी। अब उन्होंने बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ द रिएक्शन अकरिंग इन स्टेप 1 एंड अकरिंग इन स्टेप 2। ये रहा स्टेप 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रहा स्टेप 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे रिलेटेड जो जो हमें बोल रखा है हमें वो बताना है कि कौन सा इसके अंदर करेक्ट है। तो सबसे पहले एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है? एंडो मतलब कि इन्वॉल्व होना, थर्मिक मतलब कि हीट का। जब हीट को हम इन्वॉल्व कर रहे होते हैं यानी कि दे रहे होते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर निकलना, थर्म मतलब कि हीट, जहां पर हीट निकल रही होती है, रिलीज हो रही होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जहां पर हीट इन्वॉल्व हो रही होती है यानी कि हम दे रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम हीट दे रहे हैं ताकि ये टूट सके लाइमस्टोन, राइट। तो हीट हम दे रहे हैं, इन्वॉल्व हो रही है, हीट इन्वॉल्व हो रही है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, एंडोथर्मिक है। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है वो तो एलिमिनेट हो गए। हम किससे बचे? ऑप्शन बी एंड सी से, यानी कि इन दोनों में से कोई आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कह रहे हैं कि एंडोथर्मिक है। हाँ जी, एंडोथर्मिक है। अब नेक्स्ट में आ जाइए। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? ये रिएक्शन ऐसे याद करिए, जब मैंने आपको चैप्टर में करवाया था मैंने आपको बोला था कि एक चौक को, ठीक है, बहुत बड़ी चौक को आपने पानी के अंदर डाला और उसको डाल के रख दिया तो आपको कैसी आवाज़ आएगी? ऐसी आवाज़ आएगी, कुछ बबल्स हो रहे हैं, कुछ तेज तेज आवाज़ सी आती है, इस तरीके से आवाज़ आती है। और आप क्या करते हैं, देखते हैं उसके बाद थोड़ी सी स्लरी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं स्लेट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कभी भी आप चौक को वाटर के अंदर डाल के देखेंगे तो छोटे से बबल्स बनेंगे धीरे धीरे से। ठीक है, तो यानी कि वहाँ से, और बर्तन जो होगा, जो आपका वेसल होगा वो गर्म हो जाएगा, यानी कि हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, राइट। हीट रिलीज जब होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जिट हो रही है, एक्सोथर्मिक है। यानी कि स्टेप 1 तो आपका एंडो हो गया और जो स्टेप 2 हुआ वो क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका? बी ऑप्शन तो बोल रहे कि नहीं है एक्सोथर्मिक, लेकिन हमें तो पता चला कि एक्सोथर्मिक है
है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि फर्स्ट स्टेप है आपका एंडो, सेकंड स्टेप है आपका एक्सो। सेकंड स्टेप में क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो ये था क्वेश्चन 25। चलिए करते हैं क्वेश्चन 26। इन विच ईयर इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट? किस ईयर में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा थी? तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है पीएच वैल्यू, ये रही पीएच वैल्यू, ठीक है। और यहाँ लिखा है रेन पीएच वैल्यू, यानी कि यहाँ पर आपके ईयर्स लिखे हुए हैं कि 2002 में, 2001, 2, 3, 4 ऐसे यहाँ ईयर्स लिखे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू आपको अगर याद हो तो क्या होता है पीएच स्केल, इस तरीके से होता है 0 to 7, 7 to 14। एसिडिक करेक्टर हमारा यहाँ पर बढ़ता है और बेसिक करेक्टर हमारा यहाँ पे बढ़ता है। हमें बताना है हाइड्रोजन आयन की हाईएस्ट कंसेंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ती है, इस तरीके से बढ़ती है, इनके जितने H पॉजिटिव आयन होंगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा, इनकी जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा एसिडिक, उतना ज्यादा एसिडिक मतलब उसके पास उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं। तो हमें देखने हैं कि सबसे कम पीएच किस ईयर में गया, है ना। तो सबसे कम पीएच यहाँ तो सबसे बढ़ रहा है, सबसे कम कहाँ गया है, यहाँ पर ये रहा 1 के पास गया। कौन सी ईयर में गया है, 2002 में गया है। तो सबसे कम पीएच मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब कि उसके पास हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा थी। कौन से साल में, 2002 में रेन का जो पीएच वैल्यू था वो था 1। तो ये हो गया 2002। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। देखते हैं कौन सा इसका डायग्राम दिया इन्होंने। तो ये डायग्राम है, इसके अंदर बोला है कि एक मेटल और एक डाइल्यूट एसिड का हमने क्या किया, रिएक्शन कराई है। यहाँ पर जिंक की रिएक्शन कराई है डाइल्यूट HCl के साथ A टेस्ट ट्यूब में, B टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम की करवाई है डाइल्यूट HCl के साथ, C में आयरन की करवाई है डाइल्यूट HCl के साथ, और D में करवाई है कॉपर की डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है। What is the reason for different behavior of magnesium in test tube B? वो कह रहे हैं क्या इसका रीजन है मैग्नीशियम का, बाकी सारी मेटल्स के साथ मैग्नीशियम ऊपर है, बाकी सारी मेटल्स तो नीचे पड़ी हुई हैं, है ना, मैग्नीशियम ऊपर फ्लोट कर रही है, ऐसा क्यों? याद करिए हमने ये पढ़ा था 3rd चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, उसकी भी मैं वीडियो आप लोगों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट। एंड पर्टिकुलरली दिस वीडियो कि मैग्नीशियम ऊपर फ्लोट क्यों करता है, ये मैंने आप लोगों को उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत सिंपल सी बात लैंग्वेज में बताऊंगी। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिएक्ट करती है किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, वो क्या बनाती है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस लिबरेट होती है क्या, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो क्या करती है, मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर चिपक जाती है, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन इसके साथ चिपक जाती है और हाइड्रोजन लाइट होती है तो इसको भी क्या कर देती है, लेस डेंस कर देती है, और ये क्या करती है, स्टार्ट होती है फ्लोट होना ऊपर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या रीजन है। मैग्नीशियम लाइटर है HCl से, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैग्नीशियम एक सॉलिड है, ये एक लिक्विड है। मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करती है HCl के साथ और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और वो हेल्प करती है फ्लोट के लिए। ये मैंने आपको समझाया कि हाइड्रोजन के जो बबल्स होते हैं वो मैग्नीशियम के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं और इस वजह से उसको लेस डेंस बना देते हैं और वो फ्लोट करना शुरू कर देती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी अगर बोले तो उन्होंने बोला नाइट्रोजन निकलेगी, नाइट्रोजन कहाँ से निकलेगी, नहीं निकलेगी। डी में बोला है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कहाँ से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है मेटल जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट बनता है और लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब करते हैं क्वेश्चन 28। द टेबल शोन बिलो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस A, B, C, D। जो नीचे टेबल दी गई है ना, ये 4 सब्सटेंसेस की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है A, B, C, D की, ठीक है। A का मेल्टिंग पॉइंट ये है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि सॉलिड स्टेट में भी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लिक्विड में भी वो अच्छी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी।
फिर सब्सटेंस बी की बात करें, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो इतना है और सॉलिड में पुअर है कंडक्टर और लिक्विड में अच्छा कंडक्टर है। सी का मेल्टिंग पॉइंट इतना है और सॉलिड में पुअर कंडक्टर बट लिक्विड में गुड कंडक्टर। डी का मेल्टिंग पॉइंट इतना है और वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में ही पुअर कंडक्टर है। अब आपको बताना है आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द अबव सब्सटेंसेस। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज याद करते हैं क्या थी। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में भी हमने 3rd चैप्टर में ही पढ़ा है। आई होप अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो विजिट कर ली होगी, नहीं तो मैं आयनिक कंपाउंड के लिए भी स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों की आई बटन पर डाल दूंगी, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फॉर दिस वीडियो बहुत छोटा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आयनिक कंपाउंड यानी कि जिसके अंदर आयंस होंगे, इनकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल NaCl, ठीक है। NaCl क्या है, एक सॉल्ट है जिसके अंदर Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, इसे हम बोलते हैं एक आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक है, हाई होता है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ये लो है, बाकी तीनों हाई हैं, तो यानी कि ए ऑप्शन तो कट हो गया, तो हम बच गए इन 3 ऑप्शन से, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, और जबकि लिक्विड में या फिर पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, या हम इसको बोल देते हैं मोल्टन स्टेट यानी कि मेल्टेड स्टेट में, ठीक है। यानी कि जब वो मेल्ट भी होगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में मान लो ये है सॉल्ट है, सॉलिड स्टेट में है, इसके आयंस, इसके जो पार्टिकल्स हैं एकदम साथ साथ चिपके हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते क्योंकि मूव नहीं कर पाते। जब एक लिक्विड स्टेट में होंगे तो क्या होगा, इसके आयंस क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। जब मूव कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब BCD में से क्या है। मैंने बोला सॉलिड में पुअर होते हैं और लिक्विड में गुड होते हैं कंडक्टर, लिक्विड में गुड कंडक्टर होते हैं। लिक्विड में गुड कंडक्टर, ये इन्होंने बोला पुअर, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। क्या बचा आपके पास, ऑप्शन बी एंड सी, ठीक है, कि सॉलिड में पुअर होते हैं कंडक्टर और लिक्विड या एक्वस या मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन से आयनिक कंपाउंड्स हैं। ए बी, जी नहीं, BC है ना, BC कहाँ आ रहा है, ये रहा ऑप्शन बी में BC। क्लियर होगी ये बात। तो ये था क्वेश्चन 28। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कहते हैं, विनय ऑब्जर्व दैट स्टेन ऑफ करी ऑन द वाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन। ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी, जब कभी भी आप लोग वाइट अपनी यूनिफॉर्म डाल के जाते हैं और लंच टाइम में जब आप खाना खाते हैं, तो अगर थोड़ी सी भी करी आपकी कहीं पैंट पे या फिर अगर शर्ट पे गिर जाती है तो आपको लगता है कि यार इस पे तो स्टेन लग गया है, मम्मा तो डांटेंगे। फिर आप क्या करते हो, घर पहुंचने से पहले या घर पहुंच के सौंप लेते हो हल्का सा, उसके ऊपर क्लीन करने की कोशिश करते हो। अब जैसे वो क्लीन करने की कोशिश करते हो, वो क्या होता है, वो येलो से क्या हो जाता है, उसके अंदर तो हल्दी होती है ना, सब्जी के अंदर हल्दी होती है, उससे क्या हो जाता है, वो पहले येलो होता है, येलो से वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। अब आपको कि अरे ये तो हम दाग हटाने लगे तो ये तो और बढ़ गया दाग, है ना। तो ऐसा क्या हुआ, जब आप सोप से इसको रब करते हो रेडिश ब्राउन हो जाता है, बट इट टर्न्स येलो अगेन, ये फिर से येलो हो जाता है व्हेन शर्ट इज वॉश्ड, जब उसको फिर से वॉश करते हैं वाटर के साथ। व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, ऐसा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जी होती है, जो करी होती है, उसके अंदर हल्दी डलती है, हल्दी दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर। जब इसके अंदर हम बेस डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन, और हमें पता है जो सौंप होता है वो बेसिक होता है, और अगर टर्मरिक में हम एसिड डालते हैं तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता नेचर में, है ना। तो अब देखते हैं इसमें कौन से करेक्ट ऑप्शंस बनते हैं। सौंप एसिडिक है नेचर में, नहीं, सौंप बेसिक होते हैं, ठीक है, सौंप जो होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये हो गया सेकेंड वाला। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, हाँ जी टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है। विच गिव्स रेडिश टिंट इन बेसिस, यस बेस में देता है ना कि एसिड में। तो ये हो गया थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए सेकेंड एंड थर्ड कौन सा ऑप्शन बनता है, ये रहा, बी ऑप्शन इज करेक्ट।
राइट। चलिए करते हैं नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड बी द बल्ब ग्लो? इन सेटअप्स में से किस में बल्ब जो है वो ग्लो करेगा? तो पहला सेटअप है ये वाला। पहला सेटअप में क्या है, हमने लगाया है एक बीकर लिया है, उसके अंदर डाइल्यूट HCl लगाया है, रबर कॉर्क लगाया है, यानी कि इसके ऊपर 2 नेल्स लगा सकें और एक को हम नेगेटिव के साथ और एक को हम पॉजिटिव के साथ अटैच कर सकें। ठीक है, अब हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? सिंपल सी बात है, हमने सॉल्यूशन में डाला हुआ है HCl। HCl जब वाटर के अंदर मिक्स होता है हाइड्रोजन आयंस देता है या हाइड्रोनियम आयंस देता है, यानी कि आयंस मूव करेंगे और आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शुगर सॉल्यूशन। जो शुगर होती है, शुगर आप कह सकते हो इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जो शुगर होती है वो इसी का ही पार्ट होती है। ये इसका फॉर्मूला हो सकता है C3H6O3। ठीक है, बिल्कुल इसका हाफ होता है, दैट इज शुगर। तो ये कंपाउंड में जब हमने ऑन किया तो बल्ब ग्लो नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया मैं अभी बताती हूँ आपको। सिमिलरली जब अल्कोहल था, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। अब आप कहोगे कि मैम आपको कैसे पता? ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। इसका नाम होता है इथेनॉल। इसकी डीप स्टडी हम तब करेंगे। तो इसके अंदर भी जब हमने ऑन किया तो भी ग्लो नहीं किया बल्ब। ठीक है, और लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है? यानी कि नींबू। ठीक है, नींबू यानी कि इसके अंदर हो गया एसिडिक, और एसिडिक मतलब कि H पॉजिटिव आयंस देगा, मूव करेगा और इसके अंदर बल्ब जो होगा वो आपका ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि किसके अंदर बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो बल्ब ग्लो करेगा फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में, है ना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब मेन आपके पास क्वेश्चन आता है, भाई इसके अंदर और इसके अंदर क्यों नहीं करेगा ग्लो? इसके ऊपर मैंने सेकंड चैप्टर में एक वीडियो बनाई हुई है और उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप अभी तक आपने वो चैप्टर विजिट कर लिया होगा। नहीं तो मैं आपको बहुत छोटे में एक्सप्लेन करती हूँ। ये दोनों जो होते हैं ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो शेयरिंग से बनते हैं। कैसे बनते हैं? शेयरिंग से। जब कोई चीज शेयरिंग से बनती है तो उसकी जो बॉन्ड होती है वो स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग बॉन्ड की वजह से वाटर, शुगर एंड अल्कोहल के बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाता, बॉन्ड नहीं बनाते, जिसकी वजह से वो अपने आयंस नहीं देते हैं वाटर सॉल्यूशन में। जब अपने आयंस ही नहीं देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी एंड हैंस बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे ही एसिडिक है, एसिडिक की तो प्रॉपर्टी यही होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वाटर में शो करते हैं। जैसे ही वाटर में गए, अपने H पॉजिटिव आयंस दिए, फटाफट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी और बल्ब ग्लो कर दिया। सो दिस इज द रीजन। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक, जिसके अंदर 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन है और एक रीजन है, और हमें उसका अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए हम लिखेंगे जब असर्शन रीजन दोनों ट्रू हो और रीजन जो हो वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। ऑप्शन बी हम चूज करेंगे जब असर्शन रीजन दोनों ट्रू हो बट जो आर हो, रीजन जो हो वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। ऑप्शन सी हम चूज करेंगे जब ए ट्रू हो, असर्शन ट्रू हो बट रीजन उसका फॉल्स हो। डी हम चूज करेंगे जब असर्शन फॉल्स हो बट रीजन ट्रू हो। तो स्टार्ट करते हैं विद 31st। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमें दे रखी है, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडिड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। यानी कि फ्रेश मिल्क जिसके अंदर हमने बेकिंग सोडा डाला होता है उसको ज़्यादा टाइम लगता है कर्ड बनने में, यानी कि दही बनने में। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। हमने पीएच पढ़ रखा है। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल होता है 0 से लेकर 7 एंड 7 से लेकर 14 तक। ये होता है एसिडिक करेक्टर और यहाँ आता है बेसिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर हमारा यहाँ बढ़ता है और बेसिक करेक्टर हमारा यहाँ बढ़ता है। ठीक है, जब हमने मिल्क के अंदर बेकिंग सोडा डाला, और बेकिंग सोडा क्या होता है? बेसिक होता है, यानी कि उसका पीएच, जो मिल्क का पीएच होगा वो कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना। 7.5, 8, 8.5 कुछ ऐसा हो सकता है।
मिल्क बेसिक हो जाएगा जैसे हम बेकिंग सोडा डालेंगे। तो जब हमने उसकी कर्ड जमानी होगी यानी कि दही जमानी होगी तो हमें क्या करना है, उसकी दही में क्या होता है, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बनने के लिए सबसे पहले वो बेसिक है, बेसिक से पहले उसको कहाँ आना पड़ेगा, न्यूट्रल पे आना पड़ेगा, उसके पीएच को शिफ्ट होना पड़ेगा बेसिक टू न्यूट्रल, और न्यूट्रल आने के बाद वो शिफ्ट होगा कहाँ, एसिडिक कैरेक्टर में, राइट। तो कितना टाइम लग जाएगा, है ना। वो बेसिक क्यों है, क्योंकि उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला हुआ है। अगर फ्रेश मिल्क होता तो वो इतना बेसिक नहीं होता, वो फटाफट से किस में कन्वर्ट हो जाता, वो हमारी कर्ड में कन्वर्ट हो जाता। तो दिस इज करेक्ट, ठीक है, असर्शन तो हमारा करेक्ट है। फिर हम पढ़ते हैं रीजन। बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा डिक्रीज कर देता है पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। जो बेकिंग सोडा है वो फ्रेश मिल्क का जो पीएच है उसको डिक्रीज कर देता है 6 के नीचे। भाई अभी अभी तो हमने बताया कि बेकिंग सोडा हमारा बेसिक होता है, और बेसिक होता है तभी तो उसको एसिडिक में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। सो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई, है ना, रीज़न रॉन्ग हो गया, यानी कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो हम कौन सा करेक्ट करेंगे, A B C D में से कौन सा आएगा, हमारा ऑप्शन C। तो ये था क्वेश्चन 31। 32 क्या कहता है, assertion decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर क्या होता है, कंपोस्ट क्या होता है। वेजिटेबल मैटर मतलब कि जब हम लोग सब्जियां वगैरह काटते हैं, छीलते हैं, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम फेंक देते हैं। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि टूट रहा है, यानी कि सड़ रहा है, गल रहा है, और वो एक कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट इज अ काइंड ऑफ मैन्योर यानी कि खाद, ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सड़ रहा है, गल रहा है, तब जाके वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ठीक है, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है मतलब क्या है इसका, वो टूट रहा है, ठीक है, वेजिटेबल मैटर टूट रहा है और कंपोस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, डिके हो रहा है। तो जब वो कोई चीज़ सड़ रही है, गल रही है, इसका मतलब क्या, उसके अंदर से हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, ठीक है, गैसेस निकल रही है, मेनली क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, यानी कि हीट निकल रही है। जहाँ पर हीट निकल रही होती है, रिलीज हो रही होती है, वो क्या होता है, वो एंडोथर्मिक ना होकर एग्जिट ऑफ हीट दैट इज एक्सोथर्मिक होता है। आप सिंपल सी बात समझिए, सबको छोड़ दीजिए, अगर एक बार के लिए आप एक बनाना का एक पील ले लीजिए, ठीक है, बनाना का पील आप 2 दिन तक बाहर ऐसे रखे रहेंगे, उसको ऑब्जर्व करिए, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा वो सड़ जाएगा, गल जाएगा इस तरीके से। तो यानी कि उसने क्या किया है, उसके अंदर से हीट रिलीज हो रही है सड़ने के बाद, राइट। तो यानी कि वो एक्सोथर्मिक ना, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होते हैं, एंडोथर्मिक नहीं होते। दैट मीन्स यही हमारा फॉल्स हो गया, असर्शन हमारा फॉल्स है। अब देखते हैं रीजन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। हाँ जी, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, जिसके अंदर से एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है और वो छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो रीजन इज ट्रू, राइट। तो कौन सा आएगा, दिस ऑप्शन डी। तो हमारा असर्शन रॉन्ग है बट रीजन हमारा ट्रू है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, resins and gums are stored in old xylem tissue in plants। जो रेजिन्स और गम्स होती हैं, रेजिन्स का मतलब ये जो किशमिश होती है, गम्स यानी कि जो गोंद निकलती है प्लांट्स में से, ये बहुत पुराने होने के बाद निकलती है, और ये कहाँ स्टोर होती है, ओल्ड जाइलम टिश्यू में स्टोर होती है। यस, हमने पढ़ रखा है, ओल्ड जाइलम टिश्यू के अंदर ये सब चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं कि जितने ज़्यादा ओल्ड प्लांट्स होते हैं उतनी उनमें से क्या निकल रही होती है, चिपचिपाहट होती है, जिसे हम रेजिन्स एंड गम्स बोल देते हैं, राइट। अच्छा, तो रीज़न क्या है, रेजिन्स एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। रेजिन्स गम्स जो होती हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जी नहीं, जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, तो ये तो नहीं ट्रांसपोर्ट करती, राइट। तो हमारा असर्शन हमारा राइट है, ट्रू है, बट जो उसका रीजन है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। तो क्या आएगा, ऑप्शन
सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट 34th ये कहता है स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम। ओके, दिस इज राइट, स्काई अपीयर होता है ब्लू डे टाइम में। एंड व्हाइट लाइट, इसका रीजन दे रखा है व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। हाँ जी, व्हाइट लाइट भी 7 कलर से कंपोज होती है। हमें पता है व्हाइट लाइट को जब हम डिस्पर्स करवाते हैं तो वो 7 लाइट में टूट जाती है, 7 कलर्स में टूट जाती है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। इसका रीजन थोड़ी है। हाँ जी, सुबह तो हम कह रहे हैं कि स्काई जो है वो ब्लू कलर का है, रात को हम कह रहे हैं क्यों ब्लू कलर का हमें दिखाई दिया, क्योंकि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से कंपोज होती है। इसका रीजन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट ये इसका रीजन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका? हाँ जी, ए एंड आर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट जो रीजन है वो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट देखिए, the table given below shows the reaction of few elements with acid bases to evolve hydrogen gas। ठीक है, तो ये हमें एक टेबल दे रखी है और एलिमेंट ए बी सी डी है, जिसने एसिड के साथ रिएक्ट नहीं किया, ए ने बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करा, बी एलिमेंट ने एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर दिया, सी ने एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करा, बेस के साथ एसिड के साथ कर लिया बट बेस के साथ रिएक्ट नहीं करा, डी ने एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लिया। चलिए, हमने समझ लिया ABCD का सारा जो उनके नेचर है। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब इनमें से सारे के सारे एलिमेंट्स में से कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं या बनाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एक्चुअल में होते भी क्या हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which can react with both acid as well as base। और हमने ये पढ़ रखा है, हमने पढ़ा है कौन से चैप्टर में? ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात हुई थी और एग्जाम्पल भी बताया था मैंने। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये क्या होते हैं? ये एग्जाम्पल हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। ठीक है, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो अब देखिए, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने वाले कौन से हैं? दोनों, बी एंड डी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसके अंदर बता रखा है बी एंड डी। एक और चीज, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग भी है, डी ऑप्शन में भी बी एंड डी दे रखा है। अगर आपके साथ पेपर में भी ऐसा हो जाता है, या तो आपके पास इन्वेलिगेटर आ जाएगा बताने के लिए कि इस क्वेश्चन को छोड़ दो या कुछ भी ऐसा बता देंगे, नहीं तो आप क्या करना, जो पहला ऑप्शन आपको लगे कि इन दोनों में से, देखिए मेरे पास ऑप्शन बी भी था, ऑप्शन डी भी था करेक्ट करने के लिए, तो आप फर्स्ट वाले को टिक कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन 36। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी। ठीक है, अब हमें ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें बोला गया है इन कौन से ग्रुप में से, ग्रुप मतलब यानी कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, इनमें से बता दीजिए इन किन ग्रुप में से हार्ट में से जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही बार फ्लो करता है। ठीक है, तो हमारे अंदर तो डबल सर्कुलेशन होती है। जिनके अंदर 4 चैम्बर्ड होते हैं या जिनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो क्या होते हैं, उनके अंदर डबल सर्कुलेशन होती है। ठीक है, बट जिनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, उनके अंदर सिर्फ 1 टाइम सर्कुलेशन होती है, एक ही बार हमारा ब्लड फ्लो करता है हार्ट में से। तो हमें कैसे पता चलेगा किसका 2 चैम्बर्ड है, किसका 3 चैम्बर्ड और किसका 4 चैम्बर्ड है ना? तो ध्यान से समझिए, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स है ना, उनका जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, एंड जो बर्ड्स होते हैं उनका 2 चैम्बर्ड होता है, राइट। और इतना सफिशिएंट आई थिंक, राइट। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में रैबिट, पैरेट, टर्टल। तो रैबिट, पैरेट 2 चैम्बर्ड, टर्टल 3 चैम्बर्ड। तो ये तो हो गया ऑप्शन इनकरेक्ट, क्योंकि इसके अंदर ट्वाइस जाएगा। फिर बी में देखें तो क्रोकोडाइल, यस, यहाँ पर 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन बींग्स को छोड़कर ऐसा कौन सा आपका मैमल है या रेप्टाइल है जिसके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, वो होता है आपका क्रोकोडाइल। ठीक है, तो ये इसके अंदर भी ट्वाइस जाएगा ब्लड, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास वेल, लेबियो, पेंगुइन। कि वेल एक मैमल है तो इसमें तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेबियो एक फिश है एंड फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं।
नेक्स्ट इज पेंगुइन। तो अगेन पेंगुइन मैमल होता है एंड इसमें अगेन 4 चैम्बर हार्ट है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। इन शॉर्ट मैमल्स में 4 चैम्बर्स होते हैं एंड फिश में 2। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एंड लास्ट वन इज शार्क, डॉग फिश एंड स्टिंगरे। ये तीनों फिश होती हैं, तो इन तीनों का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और जिसके अंदर से क्या जाएगा, 1 टाइम ब्लड आपका फ्लो करेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 37th। Which is common between extensive network of blood vessels around walls of alveoli and in glomerulus of nephron? तो हमें बताना है कि alveoli की walls पे और नेफ्रॉन के ग्लोमरस पे क्या चीज़ कॉमन होती है। हमें पता है कि अल्वेलाई की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, ये रही मान लीजिए अल्वेलाई, इसमें पोर्स होते हैं ना, और पोर्स के बाहर क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली सी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ वो होता है, गैसेस होता है। ऑक्सीजन आ जाती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है और बदले में ये कैपिलरीज उसको कार्बन डाइऑक्साइड ला कर देते हैं, राइट। सिमिलरली नेफ्रॉन के ग्लोमरुलस के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन के ग्लोमरुलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज ही आती हैं, बट वो क्या करती हैं, वो ब्लड लेकर आती हैं, कौन से वाला, जिसके जो प्योरीफाई होना होता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देती हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दे देती हैं अल्वेओलाई के अंदर। और नेफ्रॉन में क्या होता है, ब्लड आता है प्योर होने के लिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। थिक वॉल्ड आर्टरीज नो, वेन्स नो, हम तो कैपिलरीज की बात कर रहे हैं। थिक वॉल्ड कैपिलरीज, थिक होती हैं कैपिलरीज, जी नहीं, बहुत पतली पतली होती हैं, है ना। तो थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोनों में ही क्या हो रहा होता है, पतली पतली ब्लड कैपिलरीज आ रही होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Plants use completely different process for excretion as compared to animals. Which one of the following processes is not followed by the plants for excretion? तो हमें पता है कि एनिमल्स के कंपैरिजन में जो एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स का वो डिफरेंट होता है ना। कैसे डिफरेंट होता है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना, और वाटर देते हैं, एक्सेस वाटर होती हैं, और रेजिन्स गम्स यानी कि गोंद जो होती है, बहुत चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, वो बाहर निकालते हैं। सॉइल के अंदर अपनी सब्सटेंसेस देते हैं, ठीक है। तो इसमें से पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ नहीं होती, नॉट, ठीक है, ओके। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, हाँ जी, ट्रांसपीरेशन ही होता है ना, एक्सेस वाटर निकल जाता है। अच्छा, सेकेंड, दे सिलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लीव्स, वो सिलेक्ट करती हैं, फिल्टर करती हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस लीव्स के थ्रू। जी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। कैसे होता है, लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। कौन सी गैसेस होती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, है ना। तो ये फिल्टर तो नहीं करती कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस तो कोई फिल्टर नहीं करता, राइट। तो अभी तक हमें ऑप्शन बी लग रहा है, बट आगे भी पढ़ लेते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो स्टोर होता है रेजिन्स एंड गम्स, हाँ जी ये हमें पता है, रेजिन एंड गम्स की तरह स्टोर होता है ओल्ड जाइलम में, ओके। दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू सॉइल अराउंड देम, हाँ जी कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉइल के अंदर छोड़ देती हैं। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इफ द पावर ऑफ लेंस इज -4 डायोप्टर देन इट मीन्स दैट द लेंस इज ए व्हाट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माइनस पावर किसकी होती है, जिसकी फोकल लेंथ माइनस होगी। और फोकल लेंथ किस किस की माइनस में होती है, दो चीजों की, एक कॉनकेव मिरर की और कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव चाहे मिरर हो, कॉनकेव चाहे लेंस हो, दोनों की ही फोकल लेंथ जो होती है वो माइनस में होती है। जिसकी फोकल लेंथ माइनस उसकी पावर भी माइनस, वाई, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। तो जिसकी फोकल लेंथ माइनस होगी उसकी पावर भी माइनस में होगी। तो पहले हम छांट लेते हैं कौन सा बनेगा, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी अभी तक हमें पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ भी बता रखी है 50 और 25 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं, निकाल लेते हैं, हमें फॉर्मूला तो पता ही है ना। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। पावर इक्वल्स टू 1/f, पावर हमें दे रखी है -4,
-4 -4, तो ये हो गई 1/f। एंड ऑल्सो यू शुड नो दैट डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर इज 1/मीटर, ठीक है। डायोप्टर जो होता है वो तब हम लिख सकते हैं पावर में जब फोकल लेंथ आपकी मीटर में हो, डायोप्टर हम तब नहीं लिख सकते जब वो आपकी सेंटीमीटर्स में हो, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट और ये वाला करेक्ट होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। f ये हो जाएगा 1/-4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -0.25 लिख सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, मीटर में आ रहा है ना, ओके। तो हमारे ये दो ऑप्शंस थे, यहाँ 50 मीटर बोल रहे हैं, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। ये तो हमारे पास ये आ रहा है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका पॉइंट हटाया, नीचे 100 और मीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तभी सेंटीमीटर बनता है। 100 से 100 कैंसिल, क्या आ गया, -25 सेंटीमीटर। तो ये आ रहा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 50 तो आ ही नहीं रहा था, सॉल्व करने पर हमारा 0.25 आ रहा था, तो 0.25 को हम किस में ला सकते हैं, सेंटीमीटर में ला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 0.25 मीटर होता तो हम उसको ऑप्ट करते, तो यहाँ सेंटीमीटर था तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। तो सन से जो रेज आ रही थी वो सारी की सारी कन्वर्ज हो गई, ऐसे मिल गई, और किसके सामने, कनकेव मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर पहले, ठीक है। Where should be an object be placed so that the size of image is equal to the size of object? हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए कि साइज इमेज का इक्वल हो साइज के ऑब्जेक्ट के। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ध्यान से ये समझिए। हमने बनाया हुआ कनकेव मिरर, ये होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। वो कह रहे हैं इससे 15 सेंटीमीटर यहाँ पर कन्वर्ज होगी सारी की सारी रेज, यानी कि ऐसे फोकस आ गई, यानी कि ऐसे टकरा गई होंगी सारी की सारी, पैरेलल आ रही होंगी, टकराने के बाद यहाँ टकरा गई। तो क्या होता है, हमने पढ़ रखा है पैरेलल टू फोकस, यानी कि हमें ऐसा कनकेव मिरर दे रखा है जिसका फोकस कितना है, यानी कि फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये रहा 15 सेंटीमीटर, हमें समझ में आ गया, ये फोकल लेंथ दे रखी है हमें, ओके। उन्होंने पूछा है कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें इस मिरर के सामने, सो दैट उसकी इमेज का साइज उसके ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो। हमने केसेस पढ़ रखे हैं 6 के 6, है ना। कौन सा केस था ऐसा बताइए, हमने पढ़ा था जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, टकराने के बाद वो फोकस से निकलता है, फिर फोकस से टकराने के बाद वो ऐसे पैरेलल निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर यानी कि इमेज कहाँ बनती है, एट सी पर ही बनती है, सेम साइज की बनती है, ये पढ़ा था हमने। तो अब हमें क्या करना है, कौन से वाला केस याद करना है, एट सी वाला केस। तो हमें चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होना चाहिए, एट सी, तभी हमारे ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होगा इमेज के साइज के। तो सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस का डबल होता है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था, ये 15 है, तो ये क्या होगा, इसका डबल, दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कहाँ आता है ऑप्शन हमारा। तो ऑप्शन आता है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यस पहले वाला ही है, ठीक है। सो 30 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। 15 तो नहीं है, फोकस था 15 पे, बिटवीन भी वाला केस नहीं है, मोर देन 30 वाला केस भी नहीं है। ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है, 15 और 30 यानी कि बिटवीन सी एंड एफ, है ना। तो बिटवीन सी एंड एफ वाला केस याद करिए, बियॉन्ड सी इमेज बनती है, एनलार्ज इमेज बनती है, तो नहीं बन सकता। मोर देन 30 से ये, तो बियॉन्ड सी अगर रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, सेम साइज की नहीं बनती। तो इसीलिए वो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, सो दैट आपको रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, राइट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब्ड इन। तो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले फूड जो है हमारा ब्रोकन डाउन बाहर ही हो जाए और उसके बाद बॉडी के अंदर जाए, ठीक है, फिर जाए, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मशरूम की। मशरूम क्या होता है, एक तरीके की एल्गी होती है ना, तो ये डेड से बनी होती है, करेक्ट। बट ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो तो अपना काम ऐसे नहीं करते, वो तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, तो ऑप्शन ए तो इस लीग में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यीस्ट आप कह सकते हैं कि जब हम शुगर को हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रख देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अल्कोहल बनती है, तो ये सारे प्रोसेस ईस्ट के अंदर होता है ना, तो यानी कि मारने वाला हो गया यहाँ पर प्रोसेस, ब्रोकन डाउन हो गया, ठीक है, उसके बाद एब्सॉर्ब होगा बॉडी के अंदर, तो एक तो ईस्ट हो गया। मशरूम इज ऑल्सो काइंड ऑफ एल्गी, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर भी क्या हो गया कि पहले फूड ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद एब्सॉर्ब होगा। फिर आते हैं ब्रेड मोल्ड्स क्या होते हैं, ब्रेड के ऊपर जो ग्रीन कलर की लग जाती है, फंगस लग जाता है, वो भी क्या होता है, मरा हुआ सब्सटेंस है। तो क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। आगे अगर हम देखते हैं पैरामीशियम, अमीबा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि इस तरीके से फूड को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। अमीबा और पैरामीशियम आपने देखा ही होगा, वो एंडोसिटोसिस से अपना फूड एनगल्फ करते हैं, राइट। ऐसे ही जो नीचे होते हैं कस्केटा होता है, लीस होती है, टेपवर्म होते हैं, ये सब फूड खाते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो जो डेड होते हैं वही चीज़ क्या करते हैं, ब्रोक डाउन होती है बाहर और फिर एब्सॉर्ब होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 42 क्या कहता है, इन अ पर्सन द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, कि एक पर्सन के अंदर ट्यूब्यूल पार्ट नेफ्रॉन का फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन पे उसका क्या इफेक्ट होगा। याद करिए वो नेफ्रॉन का क्या ट्यूब्यूल पार्ट था, इस तरीके से यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल था, फिर वो इस तरीके से ऐसे ट्यूब्स थी और फिर फाइनली वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता था। अब ये ट्यूब्यूल पार्ट ही उसका वर्क नहीं कर रहा, जहाँ पर क्या हो रही थी, एब्जॉर्प्शन हो रही थी, है ना, रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी किसकी, अमीनो एसिड्स की, और जो भी उसके अंदर मिनरल्स थे, एक्सेस वाटर की, राइट। मेनली क्या हो रहा था यहाँ पर, एक्सेस वाटर जो था वो रीएब्जॉर्ब हो रहा था, राइट। तो अब ये काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, जो यूरिन होगा वो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, और उसके साथ वाटर ज़्यादा जाएगा, ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। अब यहाँ पर वाटर तो रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो जो भी वेस्ट होगा दैट इज यूरिन जो होगा उसके अंदर वाटर ज़्यादा होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या आता है। यूरिन जो है वो फॉर्म नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है फॉर्म नहीं होगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज अनअफेक्टेड, नहीं भी, इफेक्ट तो होगी, क्यों नहीं होगी इफेक्ट। यूरिन इज मोर कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है कि वो उसके अंदर चीज़ें ज़्यादा होंगी, अमीनो एसिड्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है जो काम नहीं कर रहा, यानी कि पानी ज़्यादा जाएगा, यानी कि यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, यस, उसके अंदर उस वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर वाटर ज़्यादा होगा। जिस चीज़ में वाटर ज़्यादा होता है हम उसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next question. If the real image of candle flame formed by a lens 3 times the size of the flame, जब भी हमें ऐसे कोई चीज़ दी होती है तो हमें पता चल गया कि जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी है, 3, है ना। The distance between the lens and the image is 80 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस और इमेज का डिस्टेंस v कितना दे रखा है आपको, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। At what distance should the candle बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, हमें कैंडल कहाँ रखनी चाहिए, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, ये न्यूमेरिकल दे रखा है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। रियल इमेज ऑफ कैंडल, रियल इमेज बन रही है, तो रियल के लिए क्या होता है, माइनस लगाते हैं या हम प्लस लगाते हैं, बताइए। रियल इमेज हमेशा, एक तो उन्होंने क्या बोल रखा है, लेंस बोल रखा है, राइट। तो कौन सा लेंस है, बाय अ लेंस, ठीक है। विच लेंस, ये हमें नहीं गिवन है, पूरे क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है।
कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पता होना चाहिए कौन सा लेंस है। हमने लेंसेज पढ़ रखे हैं, कनकेव भी पढ़ा हुआ है, कॉन्वेक्स भी पढ़ा हुआ है। कॉन्केव जो लेंस होता है उसके लिए हमेशा जो इमेज बनती है वो किस तरीके से बनती है, ऐसे डाइवर्ज हो जाता है तो हम उसको ब्रिंग करते हैं ऐसे। तो हमेशा और हमेशा जो कॉन्केव होता है उसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस ही होगा ये डेफिनेटली। तो कॉन्वेक्स की लेंस के अंदर ही हमेशा रियल में मीट करती हैं सब, है ना, राइट। तो यहाँ बनती हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस, किसमें, कॉन्वेक्स में। तो हमें पता चल गया, इन्होंने बोला रियल है, दैट मीन्स वो कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। एंड मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स वो इंक्रीज करता है, 3 टाइम्स मैग्नीफाई होता है, राइट, 3 टाइम्स बड़ी है। तो मैग्निफिकेशन हमें दे रखी है 3, और रियल के लिए हम क्या लगाते हैं, रियल के लिए लगता है माइनस का साइन, राइट। अच्छा, और हमें क्या बोल रखा था, हमें बोल रखा था कि जो इमेज है वो 80 सेंटीमीटर बन रही है, तो यानी कि इमेज डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 80 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं v आ गया आपका 80 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमने u फाइंड करना है, राइट। तो u कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है इन तीनों का फॉर्मूला। लेंस के लिए क्या होता है, m इक्वल्स टू v बाय u। तो m क्या है -3, v क्या है 80, u हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, u आ गया आपका 80 बाय -3। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पॉइंट्स में लाने से पहले एक बार आंसर देख लेते हैं, क्या पता इसी में ही हो, फ्रैक्शन में ही आंसर हो, है ना। तो ये है ऑप्शन आपके पास, ए ऑप्शन 80, बी ऑप्शन -40, सी ऑप्शन -40/3, डी। तो डी आ रहा है हमारा -80/3, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपको दे रखी है प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है आपका बिटवीन C एंड F, राइट, ओके। तो ये कौन सा मिरर है, ये आप पहले बता सकते हैं मुझे कौन सा मिरर है। यस, कॉनकेव हमें पता चल रहा है, कॉनकेव है। While looking at the above diagram, नालिनी concluded the following। नालिनी ने ये चीजें कंक्लूड करी कि हाँ भाई इससे मेरे को ये पता चलता है, क्या पता चलता है, इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। बिटवीन C एंड F बोल रखा है, उन्होंने बोला इमेज वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रांसफर along द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सेम पाथ पर ही जाएगी जैसे इंसिडेंट आ रही है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ओके, कोई बात नहीं। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, उल्टी होगी इमेज। यहाँ बोल रहे हैं वर्चुअल और यहाँ बोल रहे हैं इन्वर्टेड, ये तो हो ही नहीं सकता। कॉम्बिनेशन किसका होता है, रियल एंड इन्वर्टेड का होता है, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट का होता है, यानी कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ही, राइट। दिस इज अ कनकेव मिरर एंड हेंस फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। अच्छा, ये तो हमने पहले ही बता दिया था, ये कर्व्ड इनवर्ड होते हैं, ये कनकेव है, तो दैट मीन्स फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो हमें पता चल रहा है फोर्थ वन ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल इसकी करेक्ट है ही, बाकी हमें 3 का पता करना है। ओके, तो कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर से करेक्ट है, हमें इतना तो पता है कि फोर्थ करेक्ट है, बाकी देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकेंड ऑप्शन गलत, फोर्थ किसके अंदर है, सी एंड डी में है, ठीक है। या तो आपका सी करेक्ट होगा या आपका डी करेक्ट होगा। ओके, अब चलिए बात करते हैं और ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। और ऑब्जर्वेशन में हम देख सकते हैं कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। इसकी बजाय पहले हम रे डायग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्या पता हमें कुछ समझ में आ जाए। जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन सी एंड एफ होता है तो कैसी इमेज बनती है, इस तरीके से, और वो ऐसे बैकवर्ड पैरेलल टू फोकस ऐसे ही निकलती है, हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी इमेज क्या होती है, अगर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, सी से जा रहा है, सी से ऐसे टकराने के बाद ऐसे सी से ही वापस जाता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। 3 रूल पढ़े थे हमने, कौन सा था, पैरेलल टू फोकस, फोकस टू पैरेलल एंड सी से सी पॉइंट पर, है ना। अगर अभी तक आप लोगों ने रे डायग्राम नहीं देखे हैं तो आज जस्ट एक बार जरूर देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट डाल रखी है। 10th चैप्टर की, लाइट चैप्टर की रे डायग्राम्स प्लीज जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आप अभी इस चैप्टर में देख सकते होंगे कैसे घुमा के किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं, लेंसेज में, मिरर्स में, किसी भी टाइप से, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी,
इमेज बन रही है बियॉन्ड सी और एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, इन्वर्टेड बन रही है। ओके, इन्वर्टेड वाला करेक्ट हो गया हमारा थर्ड वन, बट रियल बन रही है, वर्चुअल तो नहीं बन रही है, तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। अब अगर हम सेकंड की बात करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो सेम पाथ पे होगी जैसे इंसिडेंट है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। जी हाँ, ऐसे ही तो हो रहा है, ये इंसिडेंट हुई और इसी के ऑपोजिट में तो जा रही थी, सेम पाथ पे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये वाला भी करेक्ट हो गया। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 45th क्या कहता है? ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये मीडियम 3 एंड ये मीडियम अगेन 1, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये मीडियम हो गया आपका एयर, ठीक है। एयर से आने के बाद ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है। टूवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब क्या है कि ये एयर से हैवी मीडियम होगा, है ना। तो हम ये मान लेते हैं ये वाटर है, राइट। अब वाटर से आने के बाद अब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल नहीं जा रही है, ये कहाँ जा रही है? ये इस तरीके से जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है ना। अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब क्या है कि वो इस मीडियम से हल्के मीडियम में आ चुके हैं, है ना। तो अगेन मान लेते हैं एयर में आ गए हैं, ओके। अब आपने नेक्स्ट देखा कि यहां से जैसी बाहर निकली ना वो टूवर्ड्स द नॉर्मल ना अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि ये मीडियम और ये मीडियम बिल्कुल सेम है, तो ये भी हम मान लेते हैं एयर है, ठीक है, ओके। इन अबव डायग्राम लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है डिफरेंट मीडियम में, हमने समझ लिया, ओके। साइंटिस्ट ने क्या नोट किया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, ये एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, बट एंगल 2 जो है वो छोटा है एंगल 1 से, ओके। तो कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट होंगी? हमें पता चल रहा है कि जैसे ये टूवर्ड्स आया, ये डेंसर मीडियम आया, ये लाइटर मीडियम टू डेंसर, और ये अगेन उसी मीडियम में चला गया जिस मीडियम से वो आया था, तभी तो ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल है। और मीडियम 3 मीडियम 1 अगेन सेम है, राइट, क्लियर है, तभी तो ये भी एंगल सेम है। अच्छा, तो अब पढ़ते हैं यहाँ पर, मीडियम 1 जो है वो डेंसर है मीडियम 3 से। जी नहीं, ये तो बिल्कुल सेम सेम मीडियम है ना, तभी तो एंगल उनके सेम है, तो ए तो आपकी इनकरेक्ट हो गई। मीडियम 2 जो है वो रेयरर मीडियम है, रेयरेस्ट मीडियम है, ऐसा तो नहीं है, अगर रेयरेस्ट होता तो ये नॉर्मल के अवे जाता, टूवर्ड्स नॉर्मल नहीं आता, ये डेंसर मीडियम है ना, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 जो है वो मीडियम 3 जो है वो डेंसर है मीडियम 1 से, मीडियम 3 डेंसर है मीडियम 1 से, जी नहीं, दोनों सेम मीडियम है, तभी तो दोनों के सेम एंगल्स हैं, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। फिर मीडियम 1 एंड मीडियम 3, हाँ जी, अब ये आ रहे हैं, सही बात कर रहे हैं कि हाँ जी सेम मीडियम है, तभी तो सेम एंगल हुए थे, बट मीडियम 2 जो है वो डेंसर है, तभी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल चला गई लाइन, राइट। और 1 एंड 3, हाँ जी, मीडियम 2 जो है वो मीडियम 1 और मीडियम 3 से डेंसर है, वाटर इज डेंसर देन एयर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the refractive index of flint glass is 1.65 and that of alcohol is 1.35 with respect to air. What is the refractive index of flint glass with respect to alcohol? तो हमें अब ये निकालना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, ठीक है। तो हमें क्या पता है? हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, है ना, जिस रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, ये निकालना है हमें। तो क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ लाइट नहीं दी हुई, हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं ग्लास का, अल्कोहल का, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एयर के रिस्पेक्ट में अगर हमें कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो हमें
ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या दे रखा है, 1.65, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस, और यहाँ सब्सटेंस है आपका ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1.65, ये हो गया c बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्रॉस मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या आ गया, c बाय 1.65, ठीक है। तो Vg की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब किसकी चाहिए, Va की चाहिए, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एल्कोहल चाहिए। अगेन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1.36, ये देखिए 1.36। फिर क्या करना है हमको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एल्कोहल, ये दे रखी है 1.36, ये हो गया c स्पीड ऑफ लाइट इन एल्कोहल क्रॉस मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट इन एल्कोहल इज इक्वल टू c बाय 1.36। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो Va की वैल्यू पुट करिए c बाय 1.36, Vg की वैल्यू पुट करिए c बाय 1.65। जब हम डिवाइड में करेंगे c बाय 1.65, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, 1.65 ऊपर c नीचे, c से c कैंसिल। नाउ व्हाट इज c, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो क्या होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये कांस्टेंट होती है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू पुट ना करके c to c कैंसिल कर दिया। हमारे पास क्या आ गया, हम ये निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, क्या आ गया 1.65 डिवाइड बाय 1.36। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कैलकुलेट 0.21, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो यही हमारा आंसर आया, राइट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47th। द अबव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये ऊपर हमें एक फिगर दी गई है, इसके अंदर बोला गया है जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 2 मिलीमीटर है और पोल से उसको कितनी दूर रखा गया है, 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। हमें बतानी है फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट बतानी है हमें, राइट। तो सबसे पहले हमें दिया क्या क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है फोकल लेंथ दी हुई है, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार मैं सब कुछ लिख लेती हूँ। तो मैंने लिख ली है फोकल लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब मैंने प्लस में क्यों लिखी है, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फिर ऑब्जेक्ट की हाइट हमने लिख ली है 2 मिलीमीटर और डिस्टेंस हमने बोला है कि कितने दूर पड़ा हुआ है, 5 सेंटीमीटर। और हमेशा हम जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं। वाई, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा लेंस या मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा होता है, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चीज़ पड़े तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, राइट। तो हो गया एफ, एच एंड यू। हमें निकालनी है हाइट ऑफ इमेज, हमें निकालना है एच डैश, ठीक है, यही होती है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज का हमारे पास कोई फॉर्मूला है या किसी फॉर्मूले में हाइट ऑफ इमेज आता है? हाँ जी आता है, ये आता है मैग्निफिकेशन में, है ना, जिसमें हम लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं एच डैश, यानी कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास एच है 2 मिलीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि बाकी सारी टर्म्स सेंटीमीटर में है ना, तो इसलिए हम मिलीमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में। कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 10 करके, तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। कैसे पता चला डिवाइड बाय 10 करना, यही होता है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर आता है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जंप करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10। और अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में जाना होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ डिवाइड बाय 10। आई होप आपको याद आ गया होगा। ऐसे जंप करेंगे तो डिवाइड करते जाएंगे, ऐसे जंप करेंगे तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके,
अब h है हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर। क्या मैग्नीफिकेशन है आपके पास? जी नहीं, मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। क्या होता है लेंस के लिए? v/u, दैट इज इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। अब क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि ये भी मैग्नीफिकेशन है और ये भी मैग्नीफिकेशन है। तो क्या आ गया? v/u इज इक्वल टू h-/h, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहली बात, आपके पास h है, ठीक है, ये है, आप ये पुट कर सकते हैं। u भी है, u आप पुट कर सकते हैं। h' आपको फाइंड करना है एंड v नहीं है आपके पास। अब सबसे मेन पहला काम क्या है? हमें v निकालना है। व्हाट इज v? v इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दीज टू। क्या होता है हमारे पास लेंस फॉर्मूला? क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। 1/10, 1/v हमें फाइंड करना है, माइनस 1/u, u कितना है? -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/10 प्लस का 1/5 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 1/5, और राइट हैंड साइड में 1/v ही रहेगा। एलसीएम ले लीजिए। 10, 1 माइनस 2, ये आ गया -1/10, दैट इज 1/v, ठीक है। और v कितना आ जाएगा? क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। v आ जाएगा आपके पास -10 सेंटीमीटर। अब v भी आ गया आपके पास, राइट। v आ चुका है, u है, h है, बस इस फॉर्मूले में हमने अब पुट करना है। तो पुट करते हैं, v/u इज इक्वल टू h-/h। तो v आया -10, u था -5, h' हमें फाइंड करना है एंड व्हाट इज h इज 0.2। क्रॉस मल्टीप्लाई, h' माइनस का 5, h' इज इक्वल टू -10 इंटू 0.2। माइनस से माइनस कैंसल, 10 मल्टीप्लाई 0.2, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इसको इससे कैंसिल किया 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, h' आ गया आपके पास 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे को दे रखा है सबसे पहला 4 सेंटीमीटर, 6.67 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 3.3 मिलीमीटर। तो कौन सा करेक्ट बन रहा है? हमारे पास तो 0.4 सेंटीमीटर आया। कई बार बच्चों को क्या लगता है, मेरा 0.4 आया है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, पक्का मैंने कोई ना पॉइंट में गड़बड़ की होगी, तो इसका आंसर फर्स्ट ही है ना। नो, बी कॉन्फिडेंट, अपने आंसर्स पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओ और चेक करो। यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ मिलीमीटर भी तो ऑप्शन है, इसको आप मिलीमीटर में चेंज करके देखो। कैसे मिलीमीटर में चेंज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जंप करना है तो डिवाइड बाय 10, जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट होना है तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 के साथ, इसका पॉइंट हटाए, नीचे 10 कैंसिल हो गया, h' कितना आ गया? 4 मिलीमीटर। तो देखिए आपका आंसर चेंज हो गया। क्या हो गया अब आंसर आपका? दिस इज सी, 4 मिलीमीटर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन 47। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है अब इसका? अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्ट फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। केबल मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट है, उन्होंने टेस्ट किए कुछ एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, ठीक है। तो W, X, Y, Z ये कुछ एलिमेंट्स थे। फिर उन्होंने देखा मेलिएबल कौन कौन से हैं। सबसे पहले मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि उनको हम हिट करें और वो किस में कन्वर्ट हो जाए? थिन शीट्स में, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? जब हम उन्हें हिट करें और वो पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पता है, मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है, राइट? ओके, तो मेलिएबल जो है वो W है और Z है। डक्टाइल W है, Z है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करती है? सभी कंडक्ट करती हैं, सिर्फ Z नहीं कंडक्ट करती। मेल्टिंग पॉइंट
सिर्फ W और Z का हाई है, बाकी दोनों का लो है। विच ऑफ द अबव एलिमेंट वर डिस्कार्डेड फॉर यूसेज बाय द कंपनी? कौन से ऊपर वाले दिए एलिमेंट्स हैं जिसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि हम फेंक देंगे फॉर यूसेज बाय द कंपनी, हम कंपनी में उसको यूज नहीं करेंगे, उसको हम फेंक देंगे। तो सबसे पहले केबल मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि वो क्या बनाती हैं, तारे बनाती हैं। ठीक है, तारे कौन बनाते हैं, जिनकी क्या हो मेटल्स यूज करते हैं, जो पतली पतली हम वायर्स में कन्वर्ट कर सके जिनको, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती हूँ, राइट। अच्छा, तो अब कौन सी ऐसी मेटल थी जो ये सारी की सारी चीजें करती है? ठीक है, वो थी आपकी मेलेबल भी थी, डक्टाइल भी, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका हाई था, वो था W। ठीक है, अच्छा W तो वो रखेंगे, ठीक है, W वो रखेंगे। कौन सी डिस्कार्ड कर देंगे, कौन सी फेंक देंगे? जो वायर में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती हैं, एक तो एक्स वाई को काटेंगे, ठीक है, उसको फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि वो वायर में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, राइट। बट जो Z है वो वायर में कन्वर्ट हो सकता है, तो एक्स वाई को तो फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। फिर Z की बात आती है। अब जो Z है वो वायर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर सकता। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर सकता तो केबल वालों ने उनका क्या करना है, वायर बनाने वालों ने उसका कुछ करना ही नहीं, यानी कि Z भी हमारा डिस्कार्ड होगा। तो एक्स वाई जेड को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, सिर्फ उनके यूज में कौन सा आएगा, W। तो कौन सा ऑप्शन है, एक्स वाई जेड, ऑप्शन B इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था आप लोगों का ऑप्शन B। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन C।